لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मकसूद आलम है और आज हम बात करने वाले हैं उम्रा के बारे में। दोस्तों, अभी हाल ही हम उम्रा करके आए हैं। मैं जब वहाँ गया तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, छोटी-छोटी बातें जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और वो आपको किसी भी वेबसाइट पे या यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो मैं सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि जो भी हमारे भाई-बहन उम्रा के लिए जाते हैं, उनके लिए आसानी हो जाए। दोस्तों, हम इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे खाने के बारे में, उसके बाद में होटल आपको कहाँ पे लेना चाहिए और जो वहाँ पे नेटवर्क है, वाईफ़ाई है, वो कैसा होगा। फिर आप वहाँ पे टैक्सी कैसे यूज़ करेंगे, आपको वॉशरूम कहाँ पे मिलेगा, साथ ही साथ किन चीज़ों से आपको वहाँ पे सावधान रहना है, कहाँ आपको जाना है, विज़िट करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और हम सबसे पहले बात करेंगे उम्रा के अरकानों के बारे में। दोस्तों, उम्रा पे जाने के कई तरीके हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या साउथ एशियन कंट्री से जा रहे हैं, तो नॉर्मली वहाँ पे लोग एजेंट के थ्रू जाते हैं। जब एजेंट आप हायर करते हैं, तो एजेंट ही आपको पूरा एक पैकेज बना के देता है, जिसमें आपका होटल और खाने का और वहाँ पे जो ट्रैवलिंग का होता है, वो सब इन्फॉर्मेशन और वो पूरा का पूरा एक पैकेज उसके अंदर में ऐड होता है। दोस्तों, मैं बात करना चाहूँगा हमारे सफ़र के बारे में। हमारा जो एक्सपीरियंस था, मैं एक्चुअली कतर से गया था, मैं और मेरी फैमिली। हम लोगों ने कतर से मक्का की फ़्लाइट बुक की थी, जो कि जद्दा जाती है। तो दोस्तों, यहाँ से 2-3 ऑप्शन है जाने के लिए। एक तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं। बाय रोड के लिए 12-15 घंटे का सफ़र होता है, जो कि एक साथ थोड़ा मुश्किल होता है, एक ही बार में पूरा सफ़र करना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो कतर से यहाँ कतर से और बाकी दुबई और बाकी गल्फ़ कंट्री से जो लोग उम्रा के लिए जाते हैं, तो वो रियाद में रुकते हुए, ताइफ में रुकते हुए जाते हैं, ताकि उनका सफ़र आसानी हो जाए। तो दोस्तों, कतर से जाने के लिए 2-3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से डायरेक्ट मदीना की फ़्लाइट कराएँ और मदीना अगर आपको रिटर्न मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप मदीना जाते हैं तो मदीना में दोस्तों आपको मदीना से मक्का जाने के लिए वहाँ पर बुलेट ट्रेन चलती है, जो कि बहुत ही अच्छी और किफ़ायती होती है। अगर आप पहले बुक करते हैं तो आपको थोड़ा-सा कम रेट में सीट अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप जितना नज़दीक जितने क्लोज़ टाइम पे अगर आप बुक करेंगे, वो टिकट्स आपको उतनी महँगी मिलेंगी। 2 घंटे का सफ़र होता है दोस्तों मदीना से मक्का और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। माशाअल्लाह बहुत अच्छी फ़ैसिलिटी है वहाँ पे बुलेट ट्रेन की, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी फ़ैसिलिटी है। तो दोस्तों, मक्का से होते हुए फिर आप मदीना होते हुए आप अपने होम कंट्री फिर वापस आ सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है जो कि आप अपने होम कंट्री से जद्दा जाएँ, जद्दा से दोस्तों फिर आप मक्का जाएँगे, मक्का से मदीना और मदीना से फिर आप वापस अपने जद्दा होते हुए वापस अपने कंट्री आ सकते हैं। दोस्तों, जो उम्रा के अंदर में सबसे पहला चीज़ है, वो है एहराम का बाँधना। दोस्तों, एहराम का एहतराम बहुत ज़रूरी है। तो एहराम आपको कहाँ पे बाँधना है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब आप मिकात पहुँचने लगते हैं, तो वहाँ पर आपको एहराम बाँधना होता है। मिकात एक्चुअली एक हुदूद है, जहाँ पे आपको रुक के एहराम बाँध के उम्रे की नियत करनी होती है और वहीं पे आपको 2 रकात नमाज़ पढ़ के फिर आगे सफ़र का आगाज़ करना होता है। क्योंकि हम लोग की फ़्लाइट जो थी वो वाया अबू धाबी थी, तो हम लोग अपने घर से नॉर्मल ड्रेस पहन कर गए थे और हम अबू धाबी जाके वहाँ पे एक मस्जिद भी अवेलेबल था। मोस्टली एयरपोर्ट में मस्जिद अवेलेबल होते हैं। तो हम वहाँ पे जाके अबू धाबी में फिर हम वहाँ पे नमाज़ पढ़ के और उसके बाद हमने एहराम बाँधा और हमने नियत की। फिर जब आप एहराम बाँध लेते हैं,
तो एहराम के अंदर में कुछ पाबंदियां लग जाती हैं। दोस्तों, एहराम अगर आपको बांधना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब आप एयरपोर्ट आ जाए, वहाँ पे जब आपका पासपोर्ट और बैग वगैरह चेक इन हो जाए और आपने इमिग्रेशन सिक्योरिटी जब सब आपका फिनिश हो गया हो, तब आप आराम से मस्जिद में जाके, एयरपोर्ट के मस्जिद में जाके आप आराम से वहाँ पे एहराम बांधें, नियत करें और उसके बाद में फिर 2 रकात नमाज पढ़ के आप अपने सफ़र का आगाज़ करें। होता क्या दोस्तों कि एहतराम बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप घर से बांध के चलेंगे तो रास्ता बिरास्ता में कुछ परेशानियाँ हो जाती हैं। लोग अपने लोगों से, रिश्तेदारों से मिलते हैं, तो जो रिश्तेदार खुशबू लगा के आते हैं, वो खुशबू आपके एहराम में लगने का अंदेशा होता है। दोस्तों, एहराम कैसे बांधना है, मैंने उसके लिए भी एक अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपको 3-4 तरीके से एहराम बांधने के तरीके बताए गए हैं। दोस्तों, एहराम बांधने के बाद उसमें आप कोई भी सिला हुआ कपड़ा अपने बदन पे नहीं पहन सकते। हाँ, आप एक बैग ज़रूर रख सकते हैं, जिसमें आप मोबाइल और अपना वॉलेट और अपनी ज़रूरत की छोटी-मोटी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे पासपोर्ट वगैरह। साथ ही साथ दोस्तों, आप कोई भी पाँव बंद वाला शूज़ या स्लीपर नहीं पहन सकते। आपको ऐसा स्लीपर पहनना है जिसमें आपका पाँव दिख सके। मैं ज़्यादा मसला-मसाइल में नहीं जाऊँगा, पर आप ऐसा स्लीपर पहने जो थोड़ा कंफर्टेबल हो और साथ ही साथ खुला हुआ हो। दोस्तों, औरतों के लिए कोई खुसूसन एहराम नहीं है। जो औरतें अबाया करती हैं या नकाब डालती हैं, वही उनका एहराम होता है। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है दोस्तों, तो बच्चों को भी एहराम लगेगा। जो एहराम आपने लिया हुआ है, वही एहराम बच्चों के लिए भी होगा। दोस्तों, जो पाबंदियों के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें आप, अगर आपने एहराम बांध लिया है, आपने नियत कर लिया है, तो उसमें आप अपने बॉडी के किसी भी हिस्से से कोई भी बाल नोच नहीं सकते और अपने नाखून नहीं काट सकते। आप परफ्यूम नहीं लगा सकते। अगर आपने कोई खुशबू पहले से लगाया हुआ है, तो वो एक्सेप्टेबल है, पर आप एहराम बांधने के बाद, नियत करने के बाद, आप कपड़े पे चाहे बदन पे आप किसी भी तरीके का खुशबू नहीं लगा सकते। दोस्तों, आप किसी भी जानदार चीज़ को मार नहीं सकते, चाहे वो कोई कीड़ा ही क्यों ना हो। आपके अगर बदन पे चल रहा हो, तो आप बस उसे हाथ से हटा दें, उसे मारे नहीं। हर एक पाबंदी पे अगर कोई पाबंदियाँ टूटती हैं दोस्तों, तो उसपे अलग-अलग दम है, तो वो दम आपको भरना पड़ता है। अबू धाबी से आगे निकले और हमने वहीं पे नियत कर ली थी। जब आप नियत कर लेते हैं, तो आपको तलबिया पढ़ना ज़रूरी है और तलबिया पढ़ते रहना है आपको बुलंद आवाज़ में। और उसके बाद में दोस्तों, जब हम अबू धाबी से हम जिद्दा पहुँचे और जिद्दा पहुँचने के बाद फिर वहीं पे अगर वक़्त, नमाज़ का वक़्त हो जाता है, तो आप नमाज़ पढ़ें। फिर जिद्दा से अगर आपको मक्का जाना है, तो बुलेट ट्रेन वहाँ पे अवेलेबल होती है। दूसरा ऑप्शन है कि आप टैक्सी बाहर से हायर कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन है कि वहाँ पे बसेस भी चलती हैं। हमारा जो था दोस्तों, हमारा टाइम एक्चुअली मेट्रो से मैच नहीं कर रहा था, जो बुलेट ट्रेन वहाँ पे चलती है, तो हम लोगों ने टैक्सी हायर किया था। दोस्तों, टैक्सी के लिए होता क्या है कि बाहर में ही, मतलब बाहर नहीं, जैसे आप सिक्योरिटी अपना लगेज कलेक्ट करके थोड़ा बाहर को निकलते हैं, वो एयरपोर्ट के अंदर का ही एरिया होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर आपका वेट कर रहे होते हैं सवारी लेने के लिए। तो वो नॉर्मली चार्ज करते हैं 300-400 रियाल बोलते हैं वो, बट हम लोगों ने बार्गेनिंग करते-करते 150 रियाल में हम लोगों ने बुक किया था। डिपेंड करता है दोस्तों कि गाड़ी कितनी अच्छी और बड़ी है, तो उस हिसाब से उसका प्राइस भी होता है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब वहाँ पहुँचे, तो आप 2-3 ड्राइवर से बात करें और 150-200 रियाल में आप फाइनल करें। दोस्तों, जद्दा से मक्का जो है वो 1 घंटे का रास्ता है और आप 1 घंटे में मक्का पहुँच जाते हैं। सफ़र का कोई इतना पता नहीं चलता है। दोस्तों, मेट्रो का जो ऑप्शन है, जो बुलेट ट्रेन का ऑप्शन है, उसमें आपको, अगर आप पहले से बुकिंग कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उनकी एक वेबसाइट भी है हम हरमेन के नाम से, जो आपको सारी सीट्स अवेलेबिलिटी और उनके प्राइस के बारे में बताता है। अगर आप बुक कर लेते हैं और उसमें टाइमिंग भी अवेलेबल होता है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एक अलग से एक पूरी वीडियो बनाई है ट्रेन के बारे में, जिसमें मैंने सारा कुछ मेंशन किया है कि आपको टिकट कहाँ से लेना होगा, रेलवे स्टेशन के अंदर में क्या-क्या चीज़ें होंगी, और आप अगर लगेज ज़्यादा लेके जा रहे हैं तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा अगर आपका लगेज बढ़ जाता है तो।
साथ ही साथ मैंने जो अंदर में जो ट्रेन का जो बुलेट ट्रेन के अंदर में जो फैसिलिटी है उसके बारे में भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अंदर में। जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों वो है बस के बारे में। बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है और उतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना कंफर्टेबल आपके लिए बुलेट ट्रेन होगी। अब दोस्तों हम मक्का पहुंच चुके हैं। मक्का में हमने तशरीफ़ रख लिया है। यहाँ आने की एक अलग ही खुशी है। हम होटल में चेक इन करके थोड़ा रेस्ट करके अब हम बस हरम शरीफ की तरफ बढ़ने लग गए हैं और बढ़ते-बढ़ते हम जो तलबिया है वो भी पढ़ते जा रहे हैं। और दोस्तों ये पूरा यहाँ का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। और बस अब हम ये अंदर मस्जिद हरम के अंदर में जाने लग गए हैं। दोस्तों अब हम अंदर आ गए हैं। मस्जिद का जो बाहर का एरिया है हम वहाँ पे आ गए हैं। अभी यहाँ पे हर गेट के पास में सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं और वहाँ पे जो जिनको उम्रा करना होता है उन्हीं को वो अलाउ करते हैं। बाकी लोगों को वो मस्जिद के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए कहते हैं। जो मताफ का एरिया है जहाँ पे जो काबा शरीफ है जहाँ पे उम्रा किया जाता है, तवाफ किया जाता है, वहाँ सिर्फ उम्रा वालों के लिए ही जाने की इजाज़त है। दोस्तों जब आप उम्रा के लिए जाएं तो एक छोटा सा बैग अपने पास रख लें जिसके अंदर में आप अपने ज़रूरत के सामान और अगर मुमकिन हो तो एक प्लास्टिक बैग रखें जिसमें आप अपना स्लीपर डाल के उस बैग में डाल सकें। दोस्तों एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि आप जब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, मताफ की तरफ जा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस गेट से एंट्री कर रहे हैं। आप हर गेट के ऊपर एक नंबर और नाम लिखा हुआ है, तो जब आप एंट्री करें तो उस नाम को और नंबर को ज़रूर याद रखें। और अगर आप अपना स्लीपर अपने साथ कैरी नहीं करना चाहते हैं तो जब आप अंदर पहुंच जाएंगे बिल्कुल काबा शरीफ के सामने तो वहाँ पे बहुत सारे रैक होते हैं, शूज़ रैक, जहाँ पे आप अपना स्लीपर चप्पल रख सकते हैं। अगर आपने रैक के बाहर रखा तो जो सफाई वाले भाई हैं वो फिर उसको पूरा क्लीन करके हटा देते हैं। तो बेहतर है कि आप अपना स्लीपर जो है वो शू रैक में रखें या फिर अपने साथ में कैरी करें। तो अब दोस्तों जैसे आप मस्जिद के अंदर आ गए हैं, जब आपकी सबसे पहली नज़र काबा शरीफ पे पड़ेगी तो आप वहाँ पे दुआ मांगे। कहते हैं कि वो वक्त बहुत अफजल होता है और दुआ कबूल होती है वहाँ पे। तो जब आप वहाँ पे पहुँचे तो खूब रो रो कर दुआ करें अपने लिए और सारी उम्मत के लिए। अब आप अंदर आ गए हैं और अब आपको तवाफ़ करना शुरू करना है। तो आप तवाफ़ जो शुरू करेंगे दोस्तों, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक ग्रीन सा लाइट जल रहा होता है। आप काबा के जो काबा शरीफ का जो एरिया है वहाँ पे भी और ऊपर में जो मस्जिद का हिस्सा है वहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी। यहाँ से आपको तवाफ़ का पहला चक्कर शुरू करना है। दोस्तों तवाफ़ करने से पहले आपका जो एहराम है उसे आपको चेंज करना होगा। उसको आपको इस्तिबा की कैफियत में लानी होगी, जिसका ये मतलब हुआ कि आपका जो एहराम होगा उसका एक चादर जो है एक साइड है वो आपके दायां बाजू के नीचे से जाएगा। तो आपका जो ये दायां पोर्शन है, दायां बाजू है वो आपका ये खुला रहेगा और चादर आपकी एक तरफ रहेगी। जब आप सफ़ा मरवा पे जाएंगे तो वहाँ पे आप अपनी चादर को नॉर्मल कर सकते हैं, उसमें कोई इस्तिबा की ज़रूरत नहीं। उस ग्रीन लाइट के पास में ही दोस्तों हजर अस्वद होता है। आपको वहाँ पे हाथ उठा के बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हुए पहला आपको चक्कर शुरू करना होता है। जब आप चक्कर शुरू कर रहे होते हैं तो आप बीच में जो आपकी मसनून दुआएं हैं या फिर खुद की दुआएं या फिर आप तीसरा कलमा, चौथा कलमा वहाँ पे पढ़ते जाएं। और उसके बाद जब आप रुकने यमनी पे आएंगे, रुकने यमनी दोस्तों एक हजर अस्वद से पहले का जो एक कॉर्नर है, जो कोना है, उसे रुकने यमनी कहते हैं। रुकने यमनी से लेकर और हजर अस्वद के जो बीच का जो एरिया है, ये दोनों कॉर्नर का जो बीच का एरिया है वहाँ पे आपको रब्बना आतिना वाली दुआ आपको पढ़नी होती है। जब आप हजर अस्वद पर वापस आएंगे तो आपको वापस से हाथ उठा के बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ना होता है और इस तरीके से आपका एक चक्कर कंप्लीट हुआ। इसी तरीके से आपको 7 चक्कर लगाने होते हैं। तो जो शुरू के 3 चक्कर होते हैं उसमें आपको रमल करना पड़ता है। रमल का मतलब होता है कि आपको थोड़ा तेज वहाँ पे चलना। दोस्तों रमल जो है, रमल सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। औरतों को अपने नॉर्मल जो उनकी स्पीड है उसी स्पीड पे चलना है। उसके बाद जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे, जब आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फिर उसके बाद में जो मकाम इब्राहिम है, मकाम इब्राहिम की तरफ बढ़ते हुए दुआ पढ़ेंगे और उसके बाद में उसका बोशा लेके
आप मुकाम इब्राहिम के पीछे की तरफ जाके आप 2 रकात नमाज पढ़ेंगे। जब आप 2 रकात नमाज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो सबसे पहले जो रकअत है उसमें आपको सूरे काफ़िरून पढ़ना होता है और दूसरे रकात में सूरे इखलास। जब आपने नमाज अपनी मुकम्मल कर ली तब आपको ज़मज़म की तरफ जाना होता है और सफ़ा मरवा की तरफ। जब आप सफ़ा मरवा के लिए जाएँगे दोस्तों तो आपको वहीं पे एक बोर्ड दिखेगा जिस पे लिखा होता है सफ़ा। तो जब आप सफ़ा की तरफ जाएँगे तो वहीं पे आपको ज़मज़म वाटर भी मिलेगा। दोस्तों ज़मज़म वाटर जो है वहाँ पे काफ़ी सारे केन होते हैं, केन में पूरा ज़मज़म भरा होता है। आप ज़मज़म खूब पिएँ और अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो आप ज़मज़म वाटर अपने चेहरे पे और अपने सर पे भी लगाएँ और उसके बाद में फिर आप वापस से एक बार हजर अस्वद की तरफ हाथ उठा के आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ते हुए फिर आप सफ़ा मरवा की तरफ जाएँगे। जब आप सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये दुआ पढ़ते हुए जाना है और जब आप सफ़ा पे पहुँचेंगे तो आपको ये दुआ पढ़ना होता है काबा शरीफ को देखकर। उसके बाद में आप अपने पहला चक्कर का आप शुरुआत करेंगे। दोस्तों आपको सफ़ा मरवा का 7 चक्कर लगाना होता है। तो सफ़ा से जब आप शुरू करेंगे तो मरवा तक आपका 1 चक्कर हुआ। फिर मरवा से जब आप सफ़ा को वापस आएँगे तो आपका 2 चक्कर हुआ। तो जब आप शुरू करेंगे सफ़ा पे तो आपका मरवा पे जाके फिनिश होगा। इस तरीके से आपके 7 चक्कर बनते हैं। दोस्तों सफ़ा मरवा के बीच में एक जगह है जहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही होती है कुछ एरिया पे, वहाँ पे आपको तेज़-तेज़ भागना होता है। जब आप सफ़ा मरवा कंप्लीट कर लेंगे तो मैंने कई लोगों को देखा वहाँ पे कि लोग नमाज भी अदा कर रहे होते हैं। जो मरवा की पहाड़ी है वो थोड़ी-सी खुली हुई है। तो वहाँ पे मैंने 2 लोगों को देखा कि वो नमाज अदा करते हैं और दुआ भी माँगते हैं। जब आपका सफ़ा मरवा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों तो उसके बाद आता है आपके बाल के बारे में, जो बाल आपको शेव करवाना होता है। औरतों के लिए बाल जो है आप थोड़ा-सा भी काट लेंगे तो उनका मुकम्मल हो जाता है। उनके बाल जो है आप जब मरवा पे आप फिनिश करेंगे आपका सफ़ा मरवा का चक्कर तो वहीं पे कुछ लोग होते हैं जिनके पास में कैंची, सीज़र होता है। अगर आप चाहें तो आप अपना खुद का भी लेकर जा सकते हैं। जब आप वहाँ पे जाएँगे तो आप थोड़ी-सी बस बाल काट के वहाँ पे डस्टबिन में डाल दें तो औरतों का वहीं पे जो उम्रा है वो कंप्लीट हो जाता है और उन पे जो पाबंदियाँ हैं वो हट जाती है। मर्द हज़रात के लिए जब आप बाहर निकलेंगे, आप मरवा जब कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे भी एग्ज़िट होता है, पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जिस गेट से आए थे आप उसी गेट से बाहर निकलें ताकि आपको आसानी होगी। नहीं तो जब आप बाहर जाएँगे तो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आप कहाँ आ गए। जब आप बाहर आ जाएँगे तो उसके बाद में कुछ लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे जो कि खुद ब खुद आपके तरफ आके आपको सैलून लेके जाना चाहेंगे, हजाम के पास लेके जाना चाहेंगे। अगर कोई नहीं आपको मिल पाया तो आप खुद ही क्लॉक टावर जो बड़ी-सी बिल्डिंग है मस्जिद हरम के सामने की, उसके नीचे का जो मार्केट है वो पूरा सारे सैलून और बहुत सारे ऐसे शॉप से, दुकानों से भरे हुए हैं। तो आप वहाँ जाएँगे तो आपको कोई ना कोई सैलून ज़रूर मिल जाएगा। वो 10 रियाल लगता है, सामने वाला आपको 20 रियाल, 25 रियाल, 30 रियाल बोलेगा, बट आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 10 रियाल में वो करके दे देंगे। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो उम्रा के अरकान हैं दोस्तों, उसमें सबसे पहले एहराम का बाँधना, दूसरा जो है काबा शरीफ के तवाफ़ करना, 7 चक्कर लगाना, तीसरा जो है मकाम इब्राहिम के पास जाके आपको 2 रकात नमाज़ पढ़ना, मकाम इब्राहिम के पीछे जाके 2 रकात नमाज़ पढ़ना, चौथा जो है आपको ज़मज़म का पीना, पाँचवा जो है दोस्तों वो आपको सफ़ा और मरवा का 7 चक्कर लगाना और जो छठवां है दोस्तों वो आपको आपके बाल का शेव करवाना, जो सर के बाल हैं उसको उतरवाना। ये 6 अरकान हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका उम्रा मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों एक मसला जो हमेशा हम जिसको लेके हम परेशान रहते हैं वो है खाने के बारे में, कि खाना कहाँ पे अच्छा मिलेगा और क्या अवेलेबिलिटी होगी। तो दोस्तों वहाँ पे जो क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर के अंदर में पूरा का पूरा एक फूड कोर्ट है, जिसके अंदर में आपको इंडियन और पाकिस्तानी खाना और अरबी खाना भी मिलता है। साथ ही साथ आपको केएफसी और मैकडॉनल्ड्स और बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं। उसके साथ में वहाँ पे एक सुपर मार्केट है जहाँ पे आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे फल फ्रूट्स हो गए और कोई बिस्किट्स हो गया या
कोई भी राशन का जो सामान हो गया, जैसे इंडिया के अंदर बिग बाजार होता है उसी तरीके से वो कारफोर है वहाँ पे। दोस्तों एक बात जो कि छोटी है पर इम्पोर्टेंट है, जो हमने भी फेस किया था। होता क्या है कि हरम के अंदर में जो काबा शरीफ का एरिया है वहाँ पे और हरम के बाहर भी मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जो कुछ बहाना बना के पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। मैं काबा शरीफ के अंदर ही था, तवाफ़ करके बस फ़ारिग हुआ था कि एक भाई मेरी तरफ आए और उन्होंने अपनी अम्मी के बारे में कुछ बता के मुझसे पैसा लेने की कोशिश की। तो मैंने उनसे पूछा भी कि आपकी अम्मी कहाँ हैं? मैं भी मुलाकात करता हूँ। पर उन्होंने बहाना बना दिया। तो ऐसे कई हज़रात आपको वहाँ पे मिल जाएँगे जो कि पैसा ऐंठने की कोशिश करेंगे। तो आप इनसे सतर्क रहें, सावधान रहें। और ये आपको, आप जब अगर इंशाअल्लाह मदीना जाएँगे तो आपको मदीना में भी कुछ ऐसे हज़रात मिलेंगे। दोस्तों एक दूसरा टिप्स है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए कि आपको अगर टैक्सी से कहीं जाना है तो बेहतर है कि आप उबर का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें आपके मोबाइल में और उसमें आप रेट देखें कि उसमें कितना चार्ज कर रहा है और फिर वही जो अमाउंट है आप नीचे टैक्सी वाले के पास जाके आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उबर जो है वो डायरेक्टली आपके होटल तक नहीं आता, खासकर जो हरम शरीफ का एरिया है, अगर आपने होटल पास में लिया हुआ है तो वहाँ पे आपको जल्दी से उबर नहीं आ पाते हैं, तो आपको फिर नीचे जो टैक्सी अवेलेबल होते हैं उनसे ही बात करना होता है। पर क्योंकि आप नए होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि वो कितना चार्ज करने वाले हैं, तो बेहतर है कि उबर पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा और उसके बाद में फिर आप वही रेट जो है आप टैक्सी वाले से बार्गेनिंग कर सकते हैं और फिर आप अपना सफ़र आगाज़ कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और टिप्स के बारे में बात करते हैं जो कि है सिम के बारे में। आप बेहतर है कि आप अपना एक सिम ले लें इंटरनेट के साथ में। वहाँ पे काफ़ी सारे टेलीकॉम कंपनी हैं जिनके पास में सिम अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैकेजेस होते हैं उनके पास में। आप वहाँ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से सिम ले लें जो कि 50 रियाल, 60 रियाल, 50 से 60 रियाल का पड़ता है। क्योंकि वहाँ पे जो होटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द होटल्स में वाईफ़ाई जो है अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और अगर हैं भी तो थोड़ा वीक होता है। और दूसरी चीज़ कि जब आप हरम शरीफ में पहुँचेंगे तो वहाँ पे भी कोई इंटरनेट का अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर आपको घर वालों को दिखाना होता है काबा शरीफ या फिर वहाँ हरम शरीफ का एरिया दिखाना होता है तो आप नहीं दिखा पाते हैं। तो बेहतर है कि आप वहाँ पहुँच के एक सिम ले लें। दोस्तों बात करते हैं होटल के बारे में, तो जो होटल्स हैं दोस्तों, अगर आप हरम शरीफ के पास में लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा अगर आप स्पेशली फैमिली के साथ जा रहे हैं तो। कभी अगर फैमिली थक भी गई तो आपकी अहलिया या फिर आपके बच्चे खुद ब खुद वॉक करके होटल जा सकते हैं। कुछ वहाँ पे ध्यान रखने की बात है दोस्तों कि जो हरम शरीफ के जो पास का इलाका है, वो कुछ एरिया पहाड़ी वाले भी हैं। तो अगर आप होटल ले रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो भी होटल है वो चढ़ाई पे ना हो। वो प्लेन होगा तो आपको वॉक करने में ईज़ी होगा। दोस्तों होटल जो है वो आस-पास में बहुत सारे होटल्स हैं, अगर आपके बजट में है और अगर आप क्लॉक टावर के आस-पास के होटल्स लेते हैं तो वो बेस्ट होगा क्योंकि वहाँ से आपको एक व्यू दिख रहा होता है काबा शरीफ का और हरम का। तो एक वो अलग एक सुकून वाली मतलब वक़्त होता है जब आप काबा को देख रहे होते हैं तो। तो अगर आपके बजट में आता है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप क्लॉक टावर के आस-पास का जो एरिया है, आप वहाँ होटल लें। मैं ये दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, ये क्लॉक टावर है। तो यहाँ से जो रास्ता है दोस्तों, ये जो रास्ता है, यहाँ से डायरेक्टली आपको उम्रा के लिए जाने दिया जाता है। बाकी और भी रास्ते हैं, जैसे ये एक गेट है, आपको यहाँ से भी उम्रा के लिए जाने दिया जाएगा। तो आपका होटल बिल्कुल नज़दीक में पड़ेगा, ये जो एरिया है जो मैं आपको कर्सर से दिखा पा रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ होटल यहाँ पे भी हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल है और साथ में ये जो एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी सारे होटल्स हैं जो कि बहुत ईज़िली आप मतलब काबा शरीफ में पहुँच सकते हैं। अगर ये होटल दोस्तों अगर आपके बजट में थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा है तो आप फिर ये जो एरिया है, यहाँ जो रास्ता है आप देखेंगे तो इस लाइन पे भी काफ़ी सारे होटल्स हैं। और दोस्तों ये सारे जो है 10 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, आपको ज़्यादा नहीं चलना पड़ेगा। पर उसके बाद जो यहाँ का एरिया है दोस्तों, ये थोड़ा-सा पहाड़ी वाला एरिया है, ये आपको थोड़ा ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो अगर इस एरिया में अगर आप होटल लेते हैं तो अच्छी बात है।
दूसरा ऑप्शन जो दो है दोस्तों, वो अगर आप ये क्लॉक टावर के बैक साइड में ही ये काफी सारे एरिया हैं, यहाँ पे भी कई सारे होटल हैं, अलशोदा है, इन्फिनिटी है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर जो है यहाँ तक जो है आपको चढ़ाई नहीं मिलती है, तो अगर आपका होटल यहाँ तक कहीं पे आता है तो आपको जो है आने जाने में इजी होगा। अगर आप दूर कहीं होटल लेते हैं और अगर आप टैक्सी के थ्रू आना जाना करते हैं दोस्तों, तो वो टैक्सी आपको यहीं पे उतार देती है, वो ज्यादा अंदर आपको अलाउ नहीं होता है, आपको यहीं पे उतार देगी। उसके बाद में आपको यहाँ से वॉक करते हुए आपको अंदर जाना होता है। और दोस्तों जो मैं बात कर रहा था क्लॉक टावर के अंदर में जो मार्केट है, वो दोस्तों इसके अंदर में ही है। ये जो एरिया है दोस्तों, यहाँ पे आपको मार्केट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको जो हजाम की दुकान है जहाँ पे आपको हेयर शेव करवाना है, आपको हेड शेव करवाना होता है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहीं पे फूड कोर्ट भी है और इसी एरिया में दोस्तों कारफोर भी है जो कि एक सुपर मार्केट है। साथ ही साथ दोस्तों हर होटल के आसपास में छोटे छोटे शॉप्स हैं, और जब आप हरम की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में भी काफी सारे शॉप्स मिलते हैं, जहाँ पे आप अगर आपको स्लीपर लेना है या फिर फ्रूट्स लेने हैं या फिर आपके जो छोटे छोटे बैग लेने हैं या आपको वाटर बोतल लेना हो, तो आप दोस्तों दोबारा उम्रा करने के लिए आपको वापस से मिकात पे जाना होगा, क्योंकि मिकात काफी दूर होते हैं। जो मक्का है वहां से काफी दूर पे हैं। अगर आप वहां तक पहुंच जाए तो बेहतर है। अगर वहां तक पॉसिबल नहीं हो पाता है तो मस्जिद आयशा जो है, जो कि बड़े सहूलियत के लिए एक मिकात बनाया गया है, वहाँ पे मस्जिद आयशा में जाके आप नियत कर सकते हैं। वहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़ के फिर वापस से सारे ये जो 6 अरकान है आपको कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह आपका उम्रा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों वहाँ पर शॉपिंग अगर आपको करना है तो शॉपिंग के लिए क्लॉक टावर के नीचे ही बहुत बड़ा मार्केट है। वहाँ पे आपको अबाया और तस्बीह और मक्का और मदीना की बहुत सारी जो स्टैचूज होती हैं, जो छोटी छोटी स्टैचू होती हैं वो, और वहाँ जो मार्केट है उसके अंदर में आपको सोना से लेके हर एक चीज़ अवेलेबल है। परफ्यूम है, अतर है, या फिर खजूर की बात कर लें या फिर तस्बीह हो गया, तो वहाँ पे आपको दोस्तों हर एक आइटम वहाँ पे मिल जाता है। आप वहाँ जरूर से जरूर एक बार जाएं और देखें। और दोस्तों वो मार्केट ऐसा है कि आप वहाँ पे फुल्ली मतलब पूरी तरीके से आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। फिक्स रेट का कोई सीन नहीं है। आप जितना 2-3 दुकान जाके आप रेट का पता करें, उसके बाद में आप दुकान वालों से बार्गेनिंग करेंगे तो वो आपको कम में भी करके दे देंगे। दोस्तों एक और बात जो कि इम्पोर्टेंट है, वहाँ जो वॉशरूम्स है, वॉशरूम्स थोड़े दूर पर हैं। जो हरम शरीफ है, हरम शरीफ के थोड़ा बाहर वाले एरिया में है। तो अगर आप फैमिली के साथ जा रहे होते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि बच्चों को लेके जाना तो उनको बार बार वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे आप बेहतर है कि आप अगर होटल से ही अपना पूरी जो ज़रूरत है वो अपना वहाँ से फारिग हो जाए अपने ज़रूरियात से, और उसके बाद ही आप उम्रा के लिए जाएं, तो वो उसमें आपको बार बार वॉशरूम आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वॉशरूम दोस्तों वहाँ पे जो मर्द के लिए, मर्द हजरात के लिए अलग है, उसमें मर्द का फोटो भी बना हुआ होता है और साथ ही साथ नंबर भी लिखे हुए होते हैं। और औरतों के लिए अलग है, औरतों के लिए वहाँ जो है अलग नंबर और फोटो लगा रहता है। तो आप बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा वॉशरूम किसके लिए है। जो आपके नज़दीक पड़ता है, जो आपके दरवाजे के नज़दीक पड़ता है, आप वहाँ जाएं और वहाँ से आप फारिग होकर वापस आ सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जब आप गेट से एंट्री करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ उम्रा वालों के लिए ही आने की इजाज़त होती है। अभी हमारे साथ एक ये प्रॉब्लम आई थी कि मैं अंदर उम्रा कर रहा था और मेरी जो वाइफ है वो बाहर बेटे को वॉशरूम लेके गई थी। जब वो वापस आ रही थी तो उनको एंट्री नहीं दिया गया, क्योंकि जो सिक्योरिटी वाला था उसने सोचा कि ये एक नॉर्मल विजिट के लिए जा रही हैं, इसलिए उनको एंट्री नहीं मिल पाई थी। तो बेहतर है कि अगर जब आप तवाफ पूरा कंप्लीट कर लें उसके बाद मर्द हजरात हैं, क्योंकि वो एहराम बांधे होते हैं, तो वो ईजिली पता चल जाता है कि ये उम्रा के लिए आए हैं। तो वही बच्चों को लेकर अगर वॉशरूम जाए तो बेहतर होगा। दोस्तों बात करते हैं जमजम के बारे में कि आप जमजम कैसे अपने मुल्क लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों बड़ा आसान सा एक तरीका गवर्नमेंट ने वहाँ पे लॉन्च किया है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट पे ही जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको, जब आप मेन गेट से एंट्री करते हैं तो वहीं पे आपको जमजम वाटर करके लिखा हुआ होता है और एक काउंटर बना होता है, जहाँ पे आप अपना पासपोर्ट लेके जाएंगे, अपना बोर्डिंग पास उनको दिखाएंगे तो आपको एक बोतल अलॉट कर दिया जाएगा।
एक पासपोर्ट पे एक ही बोतल अलॉट होता है जो कि 5 लीटर का होता है और वो आपको 8 रियाल समथिंग पे करना होता है। उसके बाद में आप ज़मज़म जो है वो उसी काउंटर से कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप फिर अपना जो बैग चेक इन करने जाएँगे, वहाँ पे आप फिर अपना जो ज़मज़म का वाटर है वो भी आप वहाँ पे देंगे। फिर वो आप अपने होम कंट्री पे अपने बैग के साथ उसको ले सकते हैं। वो बोटल्स जो हैं वो आपके बैग में अलाउ नहीं करेंगे। वो स्कैनिंग में अगर बोतल आ जाता है तो वो उसको निकलवा देते हैं। तो बेहतर है कि आप इन सब चीज़ों में ना फँसें। अगर आप 1-2 बोतल रखते हैं, 2 से 3 बोतल जो कि हमने भी रखा था और हमको उन्होंने अलाउ किया था, तो 2-3 बोतल लाना मेरे ख़्याल में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अपनी गाड़ी से गए हैं तो अब आपको कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो मार्केट से या बाहर से आप जितना आपको बोतल मिल जाता है आप ले सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब अगले टिप्स के बारे में जो कि है दुआ। दोस्तों दुआ कहाँ-कहाँ पे कबूल होगी ये मैंने जाने से पहले भी मैंने इसके बारे में पढ़ा था उम्रा पे जाने से पहले और जब मैं वहाँ पे गया तब भी मैंने देखा कि लोग उस जगह पे जाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है मुंतज़िम। मुंतज़िम वो है दोस्तों जहाँ पे काबा शरीफ का जो दरवाज़ा है जो उसके नीचे का जो एरिया है उसे मुंतज़िम कहा जाता है। दोस्तों कहते हैं कि आप मुंतज़िम के पास में जाकर अपना हाथ, अपना बॉडी, अपना चेहरा सब वहाँ पे लगाने की कोशिश करें और रो-रो के खूब वहाँ पे दुआ करें। कहा जाता है कि वो बहुत ही कबूलियत वाली जगह है, जहाँ से दुआ इंशाअल्लाह कबूल होती है। दोस्तों दूसरा जो जगह है वो है हतीम। हतीम जो है वो काबा का ही एरिया माना जाता है और वहाँ पे लाइन लगी होती है जाने के लिए। वहाँ पे आप लाइन लग के 2 रकात नमाज़ पढ़ें और अपने लिए दुआ करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आगे भी वीडियोज़ डालता रहूँगा जिसके अंदर मैं मदीना के बारे में और रसूलुल्लाह के रोज़े के बारे में और एहराम कैसे बाँधना है उनके बारे में और भी ऐसे बहुत सारे मालूमात मैं वीडियो में अपने चैनल पे डालता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।